नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, जिसे हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे कि डिलिमिटेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, डिलिमिटेशन क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और ये पास्ट में कब कब हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है डिलिमिटेशन के साथ वो डिस्कस करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से जुड़े हुए हैं ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ कि डिलिमिटेशन की ज़रूरत क्या है, हमारे देश को या किसी भी देश को डिलिमिटेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, लेकिन उससे भी पहले हम ये बात करते हैं डिलिमिटेशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसे कहते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टर्म्स हैं, अगर इनका मतलब समझ लिया तो हमारे लिए ये टॉपिक समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो समझते हैं। देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझते हैं। देखिए देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन हो सकते हैं, ये या तो एमएलए हो सकते हैं या हमारे एमपीज हो सकते हैं। ठीक है, एमएलए स्टेट के लिए डिसीजन लेते हैं और एमपीज जो हैं वो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको यहाँ पर समझते हैं कि जैसे जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, या लोकल एरियाज के जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं या प्रतिनिधि को चुनते हैं। अच्छा ये प्रतिनिधि कौन होगा, ये तो उस राज्य की पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन ये प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव कितने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करेगा या कितनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये काम करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, इस बात को समझ आ रही होगी आपको कि जो भी हम एमपी एमएलए चुनते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन वो कितने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे या कितनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। इसको इस तरह से समझते हैं, जस्ट सपोज ये एक स्टेट है। ठीक है, ये है एक स्टेट, इसकी पॉपुलेशन है करीब करीब 1 करोड़ की। ठीक है, तो अब इसमें कितने लोग रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, मतलब इस स्टेट में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रावधान बनाया कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी, मतलब हर 10 लाख लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। तो इस स्टेट को कितने रिप्रेजेंट करेंगे, 10 सीटें या 10 बंदे रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में पॉपुलेशन की बात की गई है ना कि एरिया की। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये बात कही है, इस बात को यहाँ देखिएगा कि हमारे देश में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, एरिया को नहीं। अगर मैं इसको आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँ, देखिए जैसे दिल्ली है ये, अब दिल्ली में जो है 2 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि एक छोटे से एरिया में ही 10 लाख लोग रहते हों। लेकिन वहीं पे अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, उसका एरिया बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो हो सकता है कि इतने बड़े एरिया में लोग रहते हो, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, एरिया को नहीं। इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दिल्ली की असेंबली का मैप है, आप इसमें किसी भी स्टेट की असेंबली के मैप को जो है गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। ये जो व्हाइट है ये सारी की सारी, ये इसकी क्या है, असेंबली की बाउंड्रीज है। तो आप ये बात देख रहे हैं कि ये जो 34 नंबर सीट है इसमें जो है साउथ वेस्ट में पड़ती है, इसको कितना बड़े एरिया में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, मतलब इतने बड़े एरिया में यहाँ पे करीब करीब 10 लाख की पॉपुलेशन रहती होगी। लेकिन अगर मैं 48 नंबर की बात करता हूँ, 49 की, 47 की, 52 की, इनके एरियाज कितने कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमारे यहाँ पर एरिया को नहीं रिप्रेजेंटेशन किया जाता बल्कि पॉपुलेशन को किया जाता है। पॉपुलेशन छोटे एरिया में भी रह सकती है और बड़े एरिया में भी। ठीक है, ये दिल्ली का जो है लोकसभा की सीट का मैप है। तो अब अपने टॉपिक को समझते हैं, ये बात समझ आ रही होगी आपको। अच्छा ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी लास्ट अगस्त 2019 में हमारी केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, और जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन देता था। जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, तो इस आर्टिकल 370 को जब रिवोक कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, तो जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविजन तो खत्म हुआ, साथ साथ उससे स्टेट का दर्जा भी छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर के स्टेट को 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख।
इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब आप इस बात को समझिए कि नई यूटीज बनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नई यूटीज बनी है। तो ये जो यूटी है जम्मू कश्मीर की, इसमें कितने लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसे कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, देखिए जितना बड़ा एरिया एक जो हमारे जो विधायक हैं, एमएलए हैं या एमपी हैं, जितने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब जिस एरिया को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचक क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर नया यूटी बनाया तो उसमें कितने जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये काम करेगा जो है डिलिमिटेशन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इंटरनल डिस्कशन चली कि भाई जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो लाया गया, उस एक्ट में पर्टिकुलरली बात की गई डिलिमिटेशन की। आइए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो 2019 में लाया गया था अगस्त में, उसके द्वारा ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी में परिवर्तित कर दिया गया था। तो जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, उसमें उस समय 107 सीटें हुआ करती थी। हर राज्य की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो अब जम्मू कश्मीर क्योंकि यूटी में बदल दिया गया है, तो यूटी की भी जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली रखी गई है। उन सीटों को बढ़ाकर 114 किया गया है। 3 ऐसी यूटी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली की हो गई, पौंडीचेरी की हो गई और जम्मू कश्मीर की यूटी की, ठीक है। तो इनकी सीट्स को बढ़ा दिया गया। मैं आपको जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा मैप बता देता हूं। देखिए ये जम्मू कश्मीर की यूटी है, दूसरी लद्दाख की यूटी है। ये वाला जो एरिया है लाइट स्काई ब्लू का जो एरिया, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको पाकिस्तान ने 15 अगस्त ये क्या कहते हैं 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान ने इसको कब्जे में ले लिया था, ठीक है। और ये है एलओसी, ये वाला एरिया जो येलो वाला है ये पाकिस्तान ने चाइना को जो है दे दिया था। और ये वाला एरिया जो है अक्साई चीन का, इसमें जब 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से ये एरिया जो है अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखिए जो नई असेंबली सीट जो असेंबली नई बनी है यूटी की जम्मू कश्मीर की, तो उसमें 24 सीटें अलग रखी गई हैं पीओके के लिए, एक बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो है 90 सीट्स हैं इस जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए 90 सीट्स और 24 जो है पीओके के लिए। तो इसका मतलब है इलेक्शन सिर्फ 90 सीट्स के लिए होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको जो मैंने दिल्ली की असेंबली सीट्स का जो मैप दिखाया था उससे आपको ये बात समझ आई होगी कि ये वाला जो एरिया है काफी छोटा एरिया, इसके लिए 90 सीट्स, लेकिन ये काफी बड़ा एरिया, इसके लिए 24 सीट्स, ठीक है। हम इसको 24 सीट्स को अलग इसलिए रखते हैं ताकि कल को हम ये नहीं कह सकते ना कि अगर हम सीट काउंट ही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ये मान लिया जाएगा कि वो एरिया पाकिस्तान का ही है, लेकिन हम तो उस पर अपना दावा करते हैं। तो कल को पाकिस्तान से युद्ध के द्वारा या किसी के भी द्वारा जो है हम इस एरिया को जब अपने कंट्रोल में वापस ले लेते हैं तो इन सीट्स को हमेशा रखना पड़ता है। तो इन 24 सीट्स की अगर मैं बात करूँ, एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, इन जगहों पर पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन एरिया कम है, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस एक्ट ने जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें यह भी बता दिया गया था कि जो डिलिमिटेशन होगा, ठीक है, कौन कौन सा एरिया किसके मतलब जो है कितने बड़े एरिया को कौन कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो वो जो होगा वो उसका सेंसस होगा 2011 का सेंसस के द्वारा ही ये बात तय की जाती है। मतलब जब भी सेंसस होता है तो पॉपुलेशन और बाकी चीजों की जो है गिनती की जाती है। तो अगर एरिया का रिप्रेजेंटेशन देना है तो सेंसस बताना पड़ेगा कि कौन से सेंसस के द्वारा पॉपुलेशन को माना जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की जो सीट्स बांटी जाएंगी वो 2011 के सेंसस तक पे बेस होंगी और ये 2026 तक रहेगा। तो आगे बात करते हैं। हमने जो अभी तक बात किया है कि ये डिलिमिटेशन है क्या, ठीक है। डिलिमिटेशन का जो लिटरली मीनिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटना या फिक्स कर देना, उसकी बाउंड्रीज को फिक्स कर देना, ताकि वहां पर जब पॉपुलेशन चेंज हो तो उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, ठीक है। डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों होती है? देखिए ये डिलिमिटेशन की जरूरत इसलिए होती है कि भैया पहले हमारी पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब मान लो कि 20 करोड़ थी। 20 करोड़ से आज की डेट में जो पॉपुलेशन है वो करीब 125 करोड़ से ऊपर हो गई है पॉपुलेशन। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमने पहले ये माना था कि 10 लाख के ऊपर एक सीट होगी, ठीक है, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो डिलिमिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो लोकसभा की जो सीट्स है और स्टेट की असेंबली की सीट्स को जो है रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वहां पर बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जो पॉपुलेशन में चेंज आया है तो उनको सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो अलग अलग स्टेट्स की
जो सीट्स होती हैं लोकसभा में, और अलग अलग स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स होती हैं वो भी चेंज हो सकती हैं। इसके बारे में आगे भी बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव मेनली यही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही बात करी थी कि हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एरिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। 10 लाख की पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि 10 लाख की पॉपुलेशन को एक सीट जो है या एक पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, तो हम क्या करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, मतलब जितनी पॉपुलेशन इस एरिया में है उतनी पॉपुलेशन इस एरिया में भी है, और उतनी ही पॉपुलेशन इस एरिया में भी है, तो यहाँ पर एक एमपी इतनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक एमपी यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सेम एमपी मतलब सेम जो पॉपुलेशन को एक अलग एमपी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका एक एम ये भी है कि भाई एक फेयर डिवीजन हो ज्योग्राफिकल एरियाज का। जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से हमने फेयर डिवीजन कर दिया, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है एडवांटेज ना मिल पाए बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस के अंदर। जैसे जस्ट सपोज कि ये वाले एरियाज हैं, ये 3 एरियाज हैं। अब मान लो इस ये वाला जो एमपी है या ये वाला जो एमएलए है, ये जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो है 20 लाख की पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो है ये सेम एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख की है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख की है। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, यहाँ पर जिम्मेदारियां भी अलग अलग होंगी। जब भाई पैसा तो सीमित है ना, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा उसके ऊपर मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन वो कर रहा होगा। तो इसीलिए हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की है डिलिमिटेशन के द्वारा। तो ये डिलिमिटेशन होता कैसे है, मैंने आपको ये दिखाया था दिल्ली की 70 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को के बारे में। तो क्या सभी लोग इसको मान लेंगे कि भाई अगर मान लो कि मैंने ये बोला ये मेरा स्टेट है, तो वहां पर कोई बोलेगा इतना बड़ा एरिया मुझे चाहिए, मतलब हमारे एक एरिया में आना चाहिए, दूसरा बोलेगा इतना आना चाहिए, तीसरा बोलेगा ऐसे आना चाहिए। तो क्या जो भी, ये तो एक तो पहली बात है ये काम आसान नहीं है। दूसरी बात है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जो ये काम कर रहा है उसके ऊपर सवाल ये भी उठा सकते हैं। अगर ये सवाल उठाते रहेंगे तो क्या होगा, इलेक्शंस काफी लंबे समय तक पेंडिंग हो सकते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला प्रावधान ये किया गया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन तय कर देगा बाउंड्रीज को, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उस वजह से काफी लंबे समय तक इलेक्शन को रोका जा सकता है। दूसरी बात है, हमारा अंडर आर्टिकल 82 में हमारी जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करेगी एक डिलिमिटेशन एक्ट। हर सेंसस के बाद, ध्यान रखिएगा, सेंसस जो होता है मतलब सेंसस में कितनी पॉपुलेशन है उसकी गणना की जाती है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सभी चीज़ें जो हैं उसमें गणना की जाती है, गिनती की जाती है। तो डिलिमिटेशन एक्ट बनाया जाएगा और हर सेंसस के बाद फिर क्या होगा, जब ये जो एक्ट है, अब आप इसको बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये जो एक्ट है डिलिमिटेशन कमीशन, ये डिलिमिटेशन जो एक्ट है, जब ये बन जाएगा और ये फोर्स में आ जाएगा, जब ये वाला एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट जब फोर्स में आ जाएगा, जब इंडिया के गैजेट में छपने के बाद, पब्लिश होने के बाद फोर्स में आ जाएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्ट को लेकर के एक डिलिमिटेशन कमीशन बना देगी। बात को बड़े आराम से समझिएगा। सेंसस में हमने बताया कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन करना है, ठीक है। जब भी सेंसस आएगा 10 सालों के बाद तो डिलिमिटेशन एक्ट बनाया जाएगा, डिलिमिटेशन एक्ट फोर्स में आएगा, फोर्स में आने के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन का कंपोजिशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे, दूसरा होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को लेना इतना इससे जरूरी होता है क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन करवाने हैं। तीसरा, रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, जिस स्टेट में डिलिमिटेशन किया जाना है, जिस स्टेट में बाउंड्रीज तय की जानी है, उनके स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये तीनों होंगे। और इन्होंने जो मैंडेट दे दिया, इन्होंने जो बाउंड्रीज को लिमिट कर दिया, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन कमीशन की फंक्शंस की बात करते हैं हम। देखिए, जो कमीशन है डिलिमिटेशन कमीशन, उससे ये बात उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी स्टेट में जो बाउंड्रीज की सीमाएं या बाउंड्रीज जो है तय करेंगे, तो वो इस तरह से होनी चाहिए कि सभी पॉपुलेशन को बराबर जो है रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, ठीक है। पूरे देश में या पूरे राज्य में इस तरह से वो सीमाओं को बांटेंगे जिससे कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको बराबरी से रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। जो कमीशन के पास 2 टास्क और होते हैं। पहली बात कि वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर SC/ST की पॉपुलेशन के अनुसार वहाँ पर उनकी सीट्स को रिजर्व करना, ठीक है। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे SC/ST की पॉपुलेशन रिलेटिवली लार्ज होती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया है SC/ST की सीट्स के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, ठीक है। तो ये सब किया जाता है लेटेस्ट सेंसस पे। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट सेंसस का मतलब वही हो गया कि अभी अभी जो है कितने लोग हैं उनकी गणना हुई है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा।
तो अगर डिफरेंस होता है ओपिनियन में, जो हमने लास्ट में पीछे बात करी थी, यहाँ पर जो कंपोजिशन है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अगर इनके बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद होता है तो मेजोरिटी का डिसीजन जो है वो माना जाता है। छठी बात करते हैं, जो सबसे पहले ना डिलिमिटेशन कमीशन जो चीज लेकर आएगा कि भाई कौन कौन सी बाउंड्रीज हमने तय करी है, उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाया जाता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है जब फाइनल कानून बनने से पहले ड्राफ्ट लाया जाता है, ठीक है, कच्चा चिट्ठा जिसको कहते हैं। तो फिर क्या होगा, इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो है गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा, और जो जिस स्टेट का डिलिमिटेशन किया जा रहा है उस स्टेट में भी जो है उसका ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश किया जाएगा, और 2 वर्नाकुलर जो पेपर्स हैं वहां पर भी ये पब्लिश किया जाएगा फीडबैक के लिए। वर्नाकुलर पेपर्स का मतलब होता है जो मतलब वहाँ की जो है स्थानीय भाषा के जो पेपर्स होते हैं वहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। और कमीशन ये क्या कर सकता है, ये पब्लिक मीटिंग्स को भी होल्ड कर सकता है कि वहाँ पे लोगों से बात कर सकता है, और लोग अपने ऑब्जेक्शंस बता सकते हैं, सजेशंस बता सकते हैं, राइटिंग में दे सकते हैं, ऑरली बता सकते हैं। देखिए, अगर डिलिमिटेशन कमीशन को ये लगता है कि उनकी बातें ठीक है, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो ड्राफ्ट प्रपोजल में कर देता है, और उसके बाद फाइनल ऑर्डर जो है वो पब्लिश करता है। फाइनल ऑर्डर 2 जगह पब्लिश किया जाता है, गैजेट ऑफ इंडिया में और स्टेट के गैजेट्स में, और उसके बाद वो उस दिन से फोर्स में आ जाता है जिस दिन से हमारे प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करके जो है मतलब साइन कर देते हैं, उस दिन से ये फोर्स में आ जाता है। ये जानते हैं कि डिलिमिटेशन पास्ट में कब कब किया गया। देखिए, डिलिमिटेशन कब किया जाता है, जब राज्य में चुनाव करवाने हो और चुनाव की सीमाएं बतानी हो, ठीक है। तो पहला डिलिमिटेशन कब किया जाएगा, जब पहली बार चुनाव होंगे। हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए थे 1950-51 के बीच में, मतलब 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फिर 51-52 में हमारे चुनाव हुए थे। तो उस समय ये जो व्यवस्था थी, तो उसमें क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ने, क्योंकि प्रेसिडेंट जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके कहने पे ही काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट ने विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मुद्दे पे, क्योंकि उस समय साइलेंट था, इसीलिए कि भाई कौन पर्सन जो है लोकसभा की सीट्स या राज्यों की विधानसभा सीट्स को जो है डिलिमिटेशन करेगा या बांटेगा उनमें, तो प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन की सहायता से ऐसे किया। तो ये जो डिलिमिटेशन है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा ये इस बात को मैंडेट किया है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन किया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो अनदर डिलिमिटेशन जो है वो 1951 में हुआ, 1951 के सेंसस में हुआ, ठीक है। जब 1951 में के सेंसस आया उसमें जो है डिलिमिटेशन किया गया, और इसीलिए जो है एक डिलिमिटेशन एक्ट जो है उसको इनेक्ट किया गया 1952 में। मैंने आपको बताया था पहले एक्ट आएगा, फिर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होगा हमने इसको बताया था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, डिलिमिटेशन एक्ट जो है इससे पहले 4 बार सेटअप किए जा चुके हैं। देखिए, डिलिमिटेशन जो है 4 बार आया है, एक तो 1952, 1963, 10 साल के बाद 1974, फिर आया था 2002 में। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें इस समय याद करने की जो बात है कि भाई कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ है 1981 और 1991 के सेंसस में। ध्यान रखिएगा, 2 बातें हैं यहाँ पे, 4 बार हो चुका है, लेकिन 1981 और 1991 के सेंसस में कोई डिलिमिटेशन जो है नहीं हुआ है किसी स्टेट का। आइए अब ये बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या रही डिलिमिटेशन के साथ, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का मैंडेट दिया गया है कि लोकसभा में जितनी सीट्स रहेंगी, देखिए लोकसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में सीट्स इस हिसाब से रहेगी कि जो पॉपुलेशन है उस राज्य की उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी राज्य की 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो वहां पर 10 सीटें होंगी, अगर उस राज्य की 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो वहां पर 20 सीटें होंगी, मतलब 10 लाख पर 1 सीट हो गई। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कि वहां पर पूरी पॉपुलेशन को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, जहां तक ये प्रैक्टिकल हो सके सभी स्टेट्स को, ठीक है। अगर जिस स्टेट की इसका मतलब है पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी तो उसको बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फिर इससे हुआ क्या, देखिए काफी स्टेट्स ने ना अनइंटेंडेड मतलब उनकी मंशा नहीं थी, उन्होंने क्या किया कि भाई बहुत ही कम इंटरेस्ट लिया पॉपुलेशन कंट्रोल में, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी तो मिलेगा। इस वजह से जो है उनको पार्लियामेंट में ज्यादा सीट्स मिलने लगी। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स थे उन्होंने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया था, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए थे, तो उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होने लग गई। इसी वजह से उनकी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो कम होने लग गई। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर यूपी के पास ज्यादा सीट्स होंगी तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं,
ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स के बारे में। देखिए अगर आप ये देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के पास 175 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अरुणाचल प्रदेश के पास 60 हैं, बिहार के पास 243 हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश के पास 403 सीट्स हैं। इसको इस तरह से समझिएगा, 403 सीट्स जो है वहाँ की विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तो उसकी लोकसभा में भी जो सीट्स हैं वो ज़्यादा होंगी। लोकसभा में भी सीट्स 80 हैं। अगर आप यहाँ पे जो है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स देखिए, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो जैसे असम की मान लो 14 सीट है, अरुणाचल प्रदेश की सिर्फ 2 हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया के ही स्टेट्स की अगर हम बात करें, मेघालय की 2 सीट्स हैं, मणिपुर की 2 हैं, मिजोरम, नागालैंड 1-1 सीट्स हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। राज्यसभा में भी जो है इसी हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब इसको इस बात से समझिए पहले यहाँ पर कि जस्ट सपोज यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स 403 है, ठीक है, और वहाँ पर 80 सीट जो है लोकसभा की हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली से ही तो जो है राज्यसभा की जो सीट्स हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के ही तो मेंबर राज्यसभा की सीट्स के लिए वोटिंग करते हैं, तो इसीलिए इनके पास जो है राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। आप इसको यहाँ पर समझिए, राज्यसभा में सीट जो है इनकी 31 है यूपी की, ठीक है। और अगर आप दूसरे स्टेट्स की देखेंगे 11 है, मतलब जो है 1 है, 7 है, तो जितनी पॉपुलेशन है उतना उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो, ठीक है। तो 2008 में जो है डिलिमिटेशन जो किया गया था उसका वो किया गया था 2001 के सेंसस पर, मतलब जो डिलिमिटेशन वहाँ पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन देना है, तो वो सेंसस कौन सा है, 2001 का। पर जो टोटल नंबर है सीट्स की असेंबलीज की और पार्लियामेंट की, वो डिसाइड की गई 1971 के सेंसस पे। इस बात को इस तरह से समझिए। देखिए हमने ये कहा कि देखिए 1971 को ही क्यों फ्रीज किया गया, पहले ये बात कर लेते हैं। क्योंकि इस 1971 के सेंसस में ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी, तो जब 1971 का सेंसस आया तो उसको फ्रीज कर दिया गया, नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। 550 हमने रखी लोकसभा की सीट और 250 रखी हमने राज्यसभा की सीट्स। बिल्कुल सही, वहां पे हर स्टेट्स को जितनी सीट्स दी गई थी वो दी गई थी ये वाली सारी 1971 के बेसिस पे, ठीक है। हमने 550 और 250 जो है 1971 के बेसिस पे हमने सीट्स कर दी। लेकिन 1971 के बाद जो है अब हमारे देश की पॉपुलेशन भी हो गई, मतलब 50 साल हो गए करीब करीब, पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है। तो हमने ये कहा कि भाई आप एक काम करो, जब भी सेंसस आए तो आप क्या करो, अपने एरिया में जो है यहाँ पे परिवर्तन करते रहो, लेकिन सीट्स नहीं बदलेंगी। पहले मान लो कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो 1 करोड़ थी, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया उस हिसाब से बांटे हुए थे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 70 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो भैया उस हिसाब से एरिया बांटे हुए थे। लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 1.5 करोड़ हुई है, फिर उसके बाद 2 करोड़ हुई है, सीट्स तो उतनी ही रहेंगी, क्योंकि ये सीट जो है 1971 के सेंसस के अनुसार चल रही थी। लेकिन आप अंदर पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन जो है उसको अलग अलग करते रहो। मतलब पहले एक बंदा जो है 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था, बाद में सीट जो है पॉपुलेशन बढ़ गई तो अब वो 15 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। तो उस हिसाब से आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई हो। राज्यसभा और लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो है सीट्स इस हिसाब से रखी गई थी 1971 के सेंसस पे। डिलिमिटेशन इंडिया की बात करते हैं, आर्टिकल 82 और 170 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है डिलिमिटेशन हर स्टेट को और मतलब स्टेट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। उसका बेसिस है 2001 का सेंसस। मेरी बात ध्यान रखिएगा, 2001 का सेंसस रहा, फिर उसके बाद हमने जब ये नया सेंसस आया 2011 में, फिर हमने बोला 2011 के सेंसस पर जो है आप क्या करो, उस स्टेट का आप वहां पर इंटरनली मैनेजमेंट कर लो। पहले अगर कोई बंदा जो है 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था तो अब वो 12 लाख को करेगा। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन हमने सीट्स के लिए कौन सा सेंसस रखा है, 1971 का, ठीक है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था एक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, 4 बार आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट हमारी स्लाइड्स में, 4 बार इस एक्ट्स को लाया जा चुका है। फर्दर जो आर्टिकल 330 है और 332 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि हम रीफिक्स करें सीट्स जो शेड्यूल कास्ट को दी गई हैं और शेड्यूल ट्राइब्स को दी गई हैं। क्योंकि देखिए किसी एरिया में यदि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उनका रिप्रेजेंटेशन में उनको बढ़ाना जरूरी होता है। तो जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है, उनका डिमार्केशन या डिलिमिटेशन कैसे किया जाएगा, उसका बेसिस होगा 2001 का सेंसस, ठीक है। 2001 के सेंसस के अनुसार उनकी पॉपुलेशन कितनी है तो उस राज्य में उनके लिए उतनी सीट्स
रख दी जाएंगी, उसका प्रावधान कर दिया जाएगा। देखिए नीड क्या है हमें डिलिमिटेशन की हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि अनइवन ग्रोथ है हमारी पॉपुलेशन की। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है अलग अलग जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है और हर स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ एक जैसी नहीं है। अगर हम बात करें हमारे देश में लगातार माइग्रेशन होती है, इलेक्टोरेट एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगर मान लो कि कोई भी बंदा जो है जैसे यूपी से, बिहार से, पंजाब से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से अगर मान लो दिल्ली में, मुंबई में या शहरों में जाता है काम करने के लिए, तो वो इलेक्टोरेट वहां जाकर के उधर भी तो बस जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक ही स्टेट के अंदर मान लो एक स्टेट है, जैसे जस्ट सपोज बिहार है, बिहार में जो ज़्यादातर जो मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो वहाँ पर जैसे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हर बार जो है मतलब हर सेंसस के बाद वहाँ पर रेजिडेंस के हिसाब से जो है कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो डिलिमिटेशन किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार जो है पॉपुलेशन बदल जाती है, माइग्रेशन होता है, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन चीज़ों की वजह से जो है पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। सो हर सेंसस के बाद एक रीएडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एलोकेशन जो है लोकसभा की सीट्स का उसका, और जो डिवीज़न है हर स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हर स्टेट में कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अभी हमने बात करी थी ना, जैसे दिल्ली की तो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है एमएलए की, यूपी की 403 है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनको भी तो अलग अलग करना पड़ेगा, इनको भी बांटना पड़ेगा। लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसने क्या किया, लोकसभा मतलब जो है उन्होंने फ्रीज कर दिया लोकसभा की सीट्स और हर स्टेट की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी सीट्स। मैंने आपको दो बात बताई है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है दो जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है सीट्स करता है। एक तो लोकसभा की कितनी सीट्स होंगी एक स्टेट के अंदर, दूसरी उस राज्य के विधानसभा के अंदर कितनी सीट्स होंगी। इन दोनों को फ्रीज कर दिया गया 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इनकी सीट्स को कि जितनी मर्जी पॉपुलेशन बढ़ जाए लेकिन सीट जो है 1971 के अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे, 550 लोकसभा की, ठीक है, और राज्य की विधानसभा उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं फिर क्या हुआ। 84th अमेंडमेंट आता है 2001 में, फिर एक रीएडजस्टमेंट जो है इसमें बात की जाती है। देखिए 42 सालों के बाद ही जो है एक 84th अमेंडमेंट आता है, उसमें कही जाती है कि 25 सालों के बाद जो है मतलब 25 सालों के लिए इसका रीएडजस्टमेंट कर दिया जाता है 2026 तक। इसमें कहा जाता है कि 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही सीट्स बटेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में जो आता है उसमें यह कहा जाता है कि भैया आप क्या करो, रीएडजस्टमेंट कर सकते हो अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है ना, अपने एरिया में जो है अपने राज्य के अंदर जो है आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सीट्स उतनी ही रहेंगी आपके राज्य की जितनी 1971 में डिसाइड हुई थी। लेकिन जब 84th अमेंडमेंट आया था ना 2001 में, तो इन्होंने डिसाइड किया था 1991 के सेंसस पर आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन फिर 2 सालों के बाद 2003 में जो है 87th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है और वो ये कहता है कि आप के लिए जो है 1991 का सेंसस के अकॉर्डिंग रीएडजस्टमेंट मत करो अपने स्टेट के अंदर। आप अपने स्टेट में रीएडजस्टमेंट कब कर सकते हो, मतलब कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग करोगे, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 सालों में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा जब हम जम्मू कश्मीर के एक्ट की शुरू में बात करें तो उसमें क्या कहा गया कि 2011 के अकॉर्डिंग जो है वहाँ का रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2001 के सेंसस पे किया जाएगा, ना कि 1991 के सेंसस पे। डिलिमिटेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो किया जाता है वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है पार्लियामेंट की, और जो है अगर ये डिलिमिटेशन एक बार हो गया तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आज हमने बहुत ही विस्तार से इस टॉपिक को समझा है। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो